हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 28 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण परिवेश की ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 26 मई 2022 को विधानमंडल में कितने रुपए का बजट पेश किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6,15,000 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है, IRCTC कब से भारत की पहली 18 दिवसीय गौरव ट्रेन से श्री रामायण यात्रा शुरू करने जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 21 जून से। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लास्ट 6 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में वृद्धावस्था पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है? तो एकीकृत कृषि विकास योजना जो है हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना? तो ये बन गया है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर का विमोचन किया गया? तो ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ध्यान रखना है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 कहां पर लॉन्च किया? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो है ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। बहरीन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो बहरीन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने जो है कुल मिलाकर के 23 पदक जीते हैं। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो जो बजट 2022-23 पेश किया गया है इसमें जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और यहाँ पर जो है खेल और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा। इसके लिए यूपी सरकार ने आज के बजट यानी कि जो 26 मई को बजट पेश किया है उसमें जो है 95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो ध्यान रखना है, यूपी के वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा और इसके लिए बजट में 95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, वाराणसी से संबंधित कुछ बातें आपको जैसे ध्यान रखनी है, जैसे वाराणसी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गया, वाराणसी का ODOP हो गया। ODOP तो ODOP क्या है? बनारसी रेशम साड़ियाँ, ठीक, ध्यान रखना है, बनारसी रेशम साड़ियाँ ये वाराणसी का एक जिला एक उत्पाद है। इसके साथ ही वाराणसी से संबंधित ध्यान रखना है कि देश का पहला गंगा रोपवे जो है ये कहाँ पर बन रहा है? तो देश का जो पहला गंगा रोपवे है ये वाराणसी में बन रहा है। गंगा रोपवे, ध्यान रखना है, गंगा रोपवे। और रोपवे क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं इसमें जो है एक केबल होती है जो कि 2 टावरों के बीच में लगाई जाती है और उसी के ऊपर जो है एक
आप कह सकते हैं बॉक्स नुमा एक कोच होता है जिसमें 20 से 30 व्यक्ति जो है बैठ सकते हैं या उसमें खड़े हो सकते हैं। तो उसी केबल के माध्यम से जो वो कोच होते हैं वो उसके माध्यम से लोग यात्रा करते हैं। तो ये रोपवे होता है और देश में पहली बार गंगा रोपवे यानी गंगा नदी पर जो रोपवे बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है वाराणसी में बनेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है वाराणसी से संबंधित कि देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ पर बनाया गया, तो ये भी आपका कहाँ पर बना है, वाराणसी में बना है। ध्यान रखना है देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी जो है स्टेशन ये कहाँ पर बना, वाराणसी में बना। और इसके साथ एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है वाराणसी से रिलेटेड कि डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का जो शुभारंभ है ये कहाँ से किया गया, ये भी वाराणसी से इसका शुभारंभ किया गया। तो ये सारे क्वेश्चन वाराणसी से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला लेखिका कौन बनी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि श्री। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, यह गीतांजलि श्री जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई है। भारतीय लेखिका है गीतांजलि श्री। इनका उपन्यास है टॉम ऑफ सेंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि उपन्यास कौन सा है। तो इनका उपन्यास है टॉम ऑफ सेंड। इसके लिए जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ये दिल्ली की प्रसिद्ध लेखिका है गीतांजलि श्री। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय लेखिका बन गई है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है, तो ये बन गई हैं गीतांजलि श्री। और किस उपन्यास के लिए इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, टॉम ऑफ सेंड के लिए। ये जो उपन्यास है ये हिंदी में रेत की समाधि के नाम से छपा था। इसे अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये विश्व की उन 13 किताबों में शामिल हो गई है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल चुका है। यानी दोस्तों ये जो उपन्यास है ये हिंदी में जब छपा तो तब जो है इसे क्या कहा गया, रेत की समाधि। लेकिन इसे अमेरिकी ट्रांसलेटर हैं डेजी रॉकवेल, इन्होंने इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया और फिर जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। यह उपन्यास 50,000 पाउंड के पुरस्कार हेतु चुने जाने वाली पहली हिंदी भाषा की किताब है। ठीक, गीतांजलि श्री जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी के एग्जाम्स के लिए। तो ध्यान रखना है गीतांजलि श्री का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ, तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में इनका जन्म हुआ। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। 12 जून 1957 को इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट भी करेंगे कि हिंदी का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। ठीक, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला, तो आंसर होगा टॉम ऑफ सेंड। ये अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन, तो गीतांजलि श्री। ये सारी बातें यहाँ से अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी जो उत्तर प्रदेश का बजट है 2022-23 इसमें मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1500 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया। तो ये सारी बातें यहाँ पर सही होंगी। यानी जो बजट है 2022-23 इसके रिगार्डिंग ये सारी बातें यहाँ पर आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा पियाली बसाक। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं पियाली बसाक जो कि माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 22 मई 2022 को पश्चिम बंगाल की पियाली बसाक हैं, ये जो है बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अक्टूबर 2021 में पियाली बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट धौलागिरी जिसकी ऊंचाई है 8167 मीटर, उस पर यह चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। इसके अलावा उन्होंने
माउंट अन्नपूर्णा वन, जिसकी ऊंचाई है 8,091 मीटर। इसके एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। माउंट अन्नपूर्णा वन जो है ये दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जो है याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई, तो ये बन गई हैं प्याली बसाक। दोस्तों माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर आपको याद रखनी है। जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे, ये पहले व्यक्ति थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो जुंको तबेई, ये पहली महिला थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल, ये जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसके अलावा क्वेश्चन ध्यान रखना है सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन सा है, तो कामी रीता शेरपा, जिन्होंने अभी हाल ही में 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। इसके अलावा सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन बनी, तो ये लखपा शेरपा, जिन्होंने 10वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतह किया था हाल ही में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन से हैं, तो यूचिरो म्यूरा, ये जो है सबसे उम्रदराज व्यक्ति है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। और जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था उस टाइम इनकी जो एज थी वो 80 वर्ष और लगभग 4 महीने थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे युवा कौन है, तो जॉर्डन रोमेरो, ये जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही है। तो माउंट एवरेस्ट के ये रिकॉर्ड हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव का उद्घाटन किया और किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत की और साथ ही साथ खुले में ड्रोन प्रदर्शन भी देखा। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 ये 27 और 28 मई को आयोजित होने वाला 2 दिवसीय कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत करेंगे, खुले में ड्रोन प्रदर्शन देखेंगे और ड्रोन प्रदर्शनी केंद्र में स्टार्टअप्स के साथ बातचीत भी करेंगे। दोस्तों भारत ड्रोन महोत्सव 2022 जो है इसमें जो है क्या होगा, तो इसमें ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसके अलावा पैनल डिस्कशन, उत्पाद लॉन्च होंगे, मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया जाएगा, उड़ानों का प्रदर्शन किया जाएगा और एक आभासी पुरस्कार भी देखा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया प्रगति मैदान में। इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये कितने दिवसीय कार्यक्रम है, तो ध्यान रखना है 2 दिवसीय कार्यक्रम है, 27 और 28 मई को इसका आयोजन जो है वो किया गया। तो ये सारी बातें यहाँ से रिलेटेड ध्यान रखनी है भारत ड्रोन महोत्सव 2022 से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र बत्रा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये थे नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बत्रा ने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। बत्रा साल 2017 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का भी अध्यक्ष बने थे। फिलहाल वह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने रहेंगे। पिछले साल बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया था और वह 2024 तक इस पद पर रहेंगे। तो ध्यान रखना है कि जो नरेंद्र बत्रा हैं इन्होंने जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और वर्तमान में ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं और हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष है ये 2024 तक बने रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा हाल ही में किसने दिया, तो नरेंद्र बत्रा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने ओलंपिक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को किस देश के क्वार्टा ने ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में भेजे जाने का अनुरोध को स्वीकार कर लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता जो हैं जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, इन्हें जो है
फिनलैंड के कुआर्टाने ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में भेजे जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। फिलहाल नीरज तुर्की में प्रशिक्षण ले रहे हैं और वे 26 मई को फिनलैंड के लिए रवाना होंगे, जहां पर 22 जून तक प्रशिक्षण लेंगे। 4 सप्ताह के प्रशिक्षण पर सरकार लगभग 9.8 लाख रुपए का खर्च वहन करेगी। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और भारत की ओर से एकमात्र ये गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति थे, खिलाड़ी थे। तो ध्यान रखना है आपको, इन्हें जो है अभी फिनलैंड के कुआर्टाने ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में भेजे जाने की सरकार ने अनुमति दी है और 22 जून तक ये प्रशिक्षण लेंगे। कहाँ पर? फिनलैंड में ये प्रशिक्षण लेंगे, जिसके लिए सरकार जो है लगभग 9.8 लाख रुपए खर्च करेगी। ठीक, तो ध्यान रखना है किस खिलाड़ी को भेजा जा रहा है फिनलैंड, तो ध्यान रखना है नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर 1 महीने से कम समय में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की कितनी पर्वत चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4 चोटियों को। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर। हिमाचल प्रदेश की पर्वतारोही हैं बलजीत कौर। ये जो है 1 महीने से कम समय में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 4 पर्वत चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। पीक प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पासंग शेरपा ने बताया कि कौर ने हाल ही में माउंट लहोत्से को फतह किया, जो दुनिया की 4थी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उन्होंने कहा कि वह एक सीजन में 8000 मीटर ऊंची 4 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही आपसे नोट भी करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो बलजीत कौर हैं, ये 1 महीने से कम समय में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 4 पर्वत चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक, ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन है जो कि 1 महीने से कम समय में 8000 मीटर से अधिक चोटियों को फतह किया है, तो आंसर हो जाएगा बलजीत कौर, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बॉलीवुड के अभिनेता हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इन्हें जो है सिनेमा में उनके योगदान के लिए फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल जो है एमी पुरस्कार विजेता अमेरिकी अभिनेता विसेंट डी पॉल ने सिद्दीकी को सम्मान दिया। यानी ये जो पुरस्कार है ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किसने दिया है? तो ये दिया है एमी पुरस्कार विजेता अमेरिकी अभिनेता हैं विसेंट डी पॉल, उन्होंने ये अवार्ड इनको दिया है। सिद्दीकी के शानदार करियर में कुछ शानदार फिल्में हैं, जिनमें से गैंग्स ऑफ वासेपुर, रमन राघव 2.0, द लंच बॉक्स और मुंटो शामिल हैं। ये दुनिया के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिनकी आधिकारिक तौर पर कांस फिल्म फेस्टिवल में 8 फिल्मों का चयन और प्रदर्शन हुआ। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ये दुनिया के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिनकी आधिकारिक तौर पर कांस फिल्म फेस्टिवल में 8 फिल्मों का चयन हुआ और प्रदर्शन किया गया। और हाल ही में इन्हें जो है कौन सा अवार्ड दिया गया? तो ध्यान रखना है आपको, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में इन्हें एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में शिरई लिली महोत्सव 2022 का 4था संस्करण शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। और ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये होता है लिली पुष्प। मणिपुर में राज्य स्तरीय सिरुई लिली महोत्सव, कौन सा महोत्सव है? सिरुई लिली महोत्सव जो है ये 4था संस्करण इसका 25 मई से शुरू हुआ। यह वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार की पर्यटन विभाग द्वारा सिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, जो मणिपुर का राज्य फूल भी है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो सिरुई लिली महोत्सव है इसका 4था संस्करण 25 मई से शुरू हुआ, और जो लिली फूल होता है ना, ये मणिपुर का राज्य फूल भी है, ये ध्यान रखना है। यह फूल केवल मणिपुर के उखरूल जिले में ही पाया जाता है और इसे दुनिया में कहीं भी नहीं लगाया जा सकता है। तो इस वजह से ये फूल भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ध्यान रखना है कि मणिपुर में जो है सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है
और जो मणिपुर का राज्य पुष्प है, राज्य फूल है, वो क्या है, तो ये भी लिली फूल है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थे 28 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि आईपीएल के इतिहास में 700 चौकी लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। तो ये बने थे शिखर धवन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन आर्मी में पहली बार महिला अधिकारी लड़ाकू पायलट कौन बनी। ऑप्शन नंबर ए है प्रियंका चतुर्वेदी, बी है शिवांगी सिंह, सी है अभिलाषा बराक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।